हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था एमिशन स्पेक्ट्रा देखा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा था। इन सब के बारे में हम लोग पहले ही क्या बात कर चुके थे। ओके, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, वो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये वाले पार्ट में क्या बोला है, पार्ट नंबर 6 में इससे पहले हम लोग ने ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल भी देख लिया था, यानी हमारा रदरफोर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है आप लोगों का बोर्स मॉडल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बोर्स मॉडल। ठीक, तो बोर्स मॉडल क्या होता है, इट गेव अस द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। इसने कौन सा कंसेप्ट दिया था, एनर्जी लेवल के बारे में बताया था और ऑर्बिट्स के बारे में बताया था। ठीक है, एनर्जी लेवल का कंसेप्ट और ऑर्बिट के बारे में जब उसने बताया था तब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिट क्या होता है, कि न्यूक्लियस के सराउंडेड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो किस में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में। ठीक, तो इसने बेसिकली एनर्जी लेवल के बारे में बताया था, जो मैं आपको अभी बताऊंगी बाय यूजिंग पॉस्टुलेट्स। ठीक है, मैं आपको बोर्ड्स के जब पॉस्टुलेट बताऊंगी ना, उसमें आपका पूरा आ जाएगा। तो सबसे पहला बोर्ड ने जो पॉस्टुलेट दिया था वो उसने ये बताया था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ द चार्ज्ड न्यूक्लियस विच इज प्लेस्ड एट सेंटर। एटम जो होता है ना, उसके सेंटर पे क्या होता है, चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब चार्ज्ड न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं कि एटम के सेंटर पे होता है एंड इट सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अराउंड सराउंडेड कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसके सर्कुलर मोशन में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ओके, कुछ इस टाइप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब मैं जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स। ओके, इस डायग्राम को अगर मुझे अच्छे से बनाना है ना, तो मैं आपको यहाँ पे अभी बना के दिखाती हूँ। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये इसके सारे क्या हैं, ऑर्बिट्स हैं। ओके, ये सारे ऑर्बिट्स हैं। मान लो कि ये n नंबर 1 है और ये n नंबर 2 है, मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है मेरा, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ और ये मेरा सेकेंड ऑर्बिट हुआ। ठीक है, वेयर n ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं ना, 1 2 3 एंड 4 सो ऑन, इस टाइप में होता है। ठीक, वेयर n जो 1 होता है ना, उसको हम बोलते हैं के शेल, 2 को क्या बोलते हैं, l, के 3 को क्या बोलते हैं, m, 4 को क्या बोलते हैं, n। तो हमारे पास के एल एम एन ऐसे क्या होते हैं, 4 टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं। आ रहा है समझ में। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था उसका। सेकेंड पोस्टुलेट जो बोर ने बोला था वो है कि एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज। मतलब कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, n इज इक्वल टू 1 वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जब तक वो 1 में रिवॉल्व करेगा ना, तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज, यानी चेंज नहीं होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी। और दीज एनर्जी लेवल नोन एज स्टेशनरी लेवल्स, और हम कह सकते हैं स्टेट्स, और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अभी वो क्या कर रहा है कि अभी एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब अभी उसकी एनर्जी क्या है, सेम है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और वी कैन से दैट अलाउड एनर्जी स्टेट्स। क्या बोलते हैं हम इसको, अलाउड एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं, एंड इट इज नोन एज अलाउड अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं। ओके, अब ये जो इसका थर्ड पोर्शन आता है, यानी सेकंड आपका क्या हो गया कि स्टेशनरी ऑर्बिट आपको ध्यान रखना है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमता है, मतलब उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ओके, अगर वो एक से दूसरे शेल में जाता है, मतलब कि अगर वो n इज इक्वल टू 1 से 2 में गया, तभी उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2π। ये इसका थर्ड पोस्टुलेट है। इसने क्या बोला कि ऐसे ही ऑर्बिट्स को वो परमिट करेगा, परमिसिबल,
जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना वो है, एंगुलर मोमेंटम मैं अभी बताऊंगी, वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। दैट मीन्स MVR जो है वो किसके बराबर है, NH/2π के बराबर है। दैट मीन्स n हम यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, एनी इंटीजर। ओके, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2π के बराबर होना चाहिए। MVR है वो होल नंबर मल्टीपल है किसका, H/2π। देखो MVR जो है वो होल नंबर मल्टीपल है H/2π का, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, एनी इंटीजर आप ले सकते हैं 1 2 3 4, नेवर बी एज अ फ्रैक्शन नहीं होगा। समझ में आया? ओके। एंगुलर मोमेंटम वो होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि हमारा इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो आपका MVR होता है ना, मास वेलोसिटी रेडियस, इसी को हम क्या बोलते हैं, L = MVR एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब आपको पता चल गया ये इसका फॉर्मूला होगा। उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन, एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो उसकी फिक्स वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की, मतलब कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका क्या होता है, ऑलवेज फिक्स वैल्यू होती है, विच इज गिवन बाय द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π, जिसको हम H/2π से देते हैं, एंड देयरफॉर गिविंग अ फिक्स वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ईच ऑर्बिट। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हर एक ऑर्बिटर का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है। दैट मीन्स हर एक ऑर्बिट में मास भी इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, अगर वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी वेलोसिटी भी किस स्पीड से घूम रही है और उसका रेडियस क्या है वो भी सेम हो जाएगा। वो सारा क्वांटाइजेशन में बोला है, दैट इज Q = NE। मतलब कि मान लो चार्ज जो होता है वो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है वो, और उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो, तो दैट इज Q = NE आपका क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, फोर्थ वन जो आता है वो है आपका, इसमें क्या होता है कि एनर्जी, आप देखते हो कि एनर्जी एमिट होती है और एब्जॉर्ब्ड होती है ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। तो क्या होता है कि एनर्जी जो है वो आप देखते हो कि एमिट भी होती है, एब्जॉर्ब्ड भी होती है। आप देखते हो कि जब भी वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से फोर्थ पे जाती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, और वैसे ही वो फोर्थ से लास्ट पे आती है तो एनर्जी एमिट करती है। ये दोनों केस हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे बताती हूँ, ये न्यूक्लियस है मेरा, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है E1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है दैट इज इसकी एनर्जी है E2। ठीक है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसकी एनर्जी E1 है, लेकिन ये अभी इस ऑर्बिट में घूम रहा है, n = 1, ये n = 2, तो इस ऑर्बिट में घूम रहा है तब उसकी एनर्जी E1 है। ओके, वही अगर ये जंप करेगा फ्रॉम E1 टू E2 तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E2। तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम E1 टू E2 देन चेंज इन एनर्जी, तभी एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। तो वो चेंज इन एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा E = E2 - E1। ओके, ये हम बताएंगे चेंज इन एनर्जी ऐसे करके। ओके, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इफ़ वी, अगर हम कह सकते हैं कि n1 से n2 पर जाएगा, मतलब अगर वो n = 1 से n = 2 पर गया तो उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। लेकिन एमिट कब करेगा, जब वो 2 to 1 पे वापस आएगा। ठीक है, तो जब तक एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तब तक उसकी एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। जब वो किसी दूसरे ऑर्बिट में एंटर करता है तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। ओके, तो ये था हमारे कुछ पोस्टुलेट्स थे बोर मॉडल के, और अब हम देखने वाले हैं सक्सेसेस ऑफ बोर मॉडल। कुछ पोस्टुलेट देने के बाद है ना, रदरफोर्ड को इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई, तो फिर बोर ने अपना कुछ सक्सेस दिया था। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता ही है। तो देख लेते हैं हम सक्सेस ऑफ बोर मॉडल, कौन कौन से सक्सेसेस उसने दिए थे। ओके, तो सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल, राइट, कौन कौन से उसने ऐसे सक्सेस दिए थे। तो सबसे पहला जो उसने सक्सेस दिया था वो बोला था उसने बोला था कि बोर मॉडल वेरी एफिशिएंटली, मतलब बोर मॉडल ने बहुत ही एफिशिएंट एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही अच्छा एफिशिएंट एक्सपेरिमेंट है। क्यों, क्योंकि ये है ना स्टेबिलिटी अटेन करता है, इट अटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी होती है मेन, तो क्वांटाइजेशन दे तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन नहीं एनर्जी लूज करता है।
देखो यानी कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, ना ही एनर्जी लूज करता है ना ही गेन, जब वो एक ही ऑर्बिट में घूमेगा। सो एटम इज स्टेबल। तो सबसे पहली बात जो थी ना, उसने ऐसा बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। हमें पता है ना कि सक्सेस उसने इसी में पाया था कि मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो ना ही वो एनर्जी लूज करेगा ना ही वो एनर्जी गेन करेगा, तो एटम जो है वो स्टेबल रहेगा। दैट मीन्स उसने वो बोला था कि पहला सक्सेस स्टेबिलिटी। ठीक है, अब सेकंड जो है उसने बोला था इट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन किए थे, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा जो बोला था उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन किए थे। जैसे आप बात करते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, इस टाइप में हम ले लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये इस ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ऑर्बिट में है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं हम उसको, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, आप देखते हो n=1 में, n=1 में होता है, उसके बाद वो फोर्थ में जंप करता है ना, तो n=1 क्या हुआ, उसका ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, तो ऑर्बिट में है तो ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब, तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अभी वो ग्राउंड स्टेट में है। अब वो एनर्जी गेन करके कहाँ जाता है, सेकेंड स्टेज पे, यानी एक्साइट हो जाता है। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जब भी वो एनर्जी गेन करता है, गेन करके वो सेकेंड स्टेज में फर्स्ट टू सेकेंड ऑर्बिट में गया, दैट मीन्स क्या हुआ, ये अभी फर्स्ट ऑर्बिट में है और अब ये सेकेंड में जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आ रहा है समझ में, यानी कि पहले जहाँ पे था वो उसका ग्राउंड स्टेट हुआ, और अगर वो जंप करके दूसरे स्टेट में जाता है, मतलब कि फर्स्ट से सेकंड में जाता है, तब वो उसकी पहली एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। ओके, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो जब वो फर्स्ट से 3 में, मान लो अगर ये फर्स्ट से 2 में गया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट से 3 में जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। इस स्टेप से हम गिनते हैं। तो ही एक्सप्लेन दैट वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस, उसने हिसाब से अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस दी थी। इवन हैव हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हमने पढ़ा था ना आगे, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फिर भी उसने क्या किया था कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस दिए थे। तो हम एनर्जी जब निकालते हैं, दैट इज व्हाट, E2 माइनस E1। ठीक है ना, तो हम E2 माइनस E1 लेते हैं, तो हमें पता है ना कि डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू पता है, दैट इज व्हाट, HC बाई लैम्डा। ये हो जाएगा ना, म्यू मतलब क्या, C बाई लैम्डा। तो अगर हमें डेल्टा E पूरा कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम निकालेंगे HC बाई लैम्डा 1 माइनस HC बाई लैम्डा, सॉरी ये हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, बिकॉज क्या है, E2 माइनस E1 है ना, इस वजह से, तो E2 माइनस E1 इस टाइप में हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, HC कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1। तो दिस गिव अस द लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब ये आपको क्या दे रहा है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें मान लो अगर आपको बोलते हैं ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में निकालो, तो डेल्टा E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, तो हमें पता ही है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया कि HC अपॉन डेल्टा E, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, HC अपॉन डेल्टा E। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकती हूँ ना, HC अपॉन E2 माइनस E1, ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। आ रहा है समझ में, ओके, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। और वैसे ही अगर मुझे लैम्डा डैश निकालना है कोई सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो मैं क्या करूँगी, HC डिवाइड बाय 3, E3 माइनस E1। जब वो 1 से 3 पे जंप करेगा तभी तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी ना, तो ये होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बोर्ड का सेकंड सक्सेस। ठीक है, तो उसने इस टाइप से अलग अलग लाइंस ऑफ डिफरेंट, अलग अलग लाइन कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग वेवलेंथ के बारे में उसने बताया था। तो उसका जो थर्ड पोस्टुलेट आता है, सॉरी थर्ड जो उसने सक्सेस दिया था, उसमें उसने क्या बात की थी, उसने बात किया था कि इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी ऑर्बिट। यानी कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग, या उसने बोला था कैलकुलेट करना क्या, एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोई भी एनर्जी एसोसिएटेड है तो वो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन एन हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी निकालने के लिए बोर ने फॉर्मूला दिया था -2 पाई स्क्वायर m e raised to 4
-2 पाई स्क्वायर me⁻⁴n² अपॉन h²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको एकदम लर्न रखना है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है वो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको यूज़ करने को मिलेगा। और आप ध्यान रखना कि मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी लूँगी, लेकिन थोड़ा सा थियरी पोर्शन हम देख लेते हैं उसके बाद। ओके, तो वेयर m जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास है, जिसकी वैल्यू होती है 9.11 इंटू 10⁻31। ओके, और उसके बाद आता है ई मतलब जो यहाँ पे ई है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हाइड्रोजन H जो है वो उसकी वैल्यू होती है फ्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ना एनर्जी के अंदर, ये जो नेगेटिव साइन आई है वो क्यों आई है, इट सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन अब एक्चुअल में क्यों पता है, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना, बढ़ती होगी। और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पर पहुंचता है तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है, उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब है ना, मान लो कि एनर्जी जो है ना उसने अलग अलग वेज में दिया था। कैसे उसने अलग अलग वेज में दिया था, तो उसके कहने के हिसाब से क्या था कि एनर्जी जो थी उसमें अलग अलग वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय n²। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू दी थी। जब आपको कैलकुलेट करना हो एनर्जी जूल बाय एटम, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है इंटू Z²। Z मतलब एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इफ आपको जूल पर एटम में एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। ओके, और इंटू Z मतलब आप देखो n मतलब तो क्या हुआ, 1 है, सेकंड है, 2 है, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑर्बिट है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और Z मतलब आप कौन से एटम के लिए या कौन से एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, उसका एटॉमिक नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद आता है एनर्जी दूसरे -13.6 अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू Z²। ये आपका होगा EV बाई एटम। EV पर एटम में आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये ले सकते हो। ठीक, उसके बाद जो थर्ड आता है -1312 अपॉन n² किलो जूल पर मोल इंटू Z²। 1312 अपॉन n² किलो जूल पर मोल इंटू Z²। तो इस टाइप से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो किलो जूल पर मोल के अंदर। ठीक है, तो ये तो उसने बात की थी सारी एनर्जी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, सब में Z² तो लगाना ही है। सेकेंड जो बात की थी उसने वो बताया था उसने कि टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। आप देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, वो क्या हो गया उसका रेडियस। आया समझ में, तो दैट इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इसमें भी वन क्वेश्चन आता है, मैं आपको कराऊंगी, कंपलसरी आता है, एग्जाम में आता है रेडियस कैलकुलेट करने का। ओके, तो रेडियस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें अभी सीखना है रेडियस कैलकुलेशन, जो कि बोर का सक्सेस था और कोई नहीं दे पाया था। ठीक है, तो उसने फॉर्मूला दिया था Rn इज इक्वल टू, उसने बोला n² h² अपॉन 4π² me² z, 4π² me² z। ठीक है, अब इसको उसने क्या बोला था कि यहाँ पे जो z है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ओके, और बाकी तो सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने ना यहाँ पे A0 ले लिया, कांस्टेंट्स को हमने A0 ले लिया। तो A0 जो हमारा कांस्टेंट है ना वो कौन कौन सी वैल्यू है, h² फ्लैंक कांस्टेंट मतलब h कांस्टेंट हुआ, 4π, ठीक है, स्क्वायर me², इतनी वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, और बाकी क्योंकि देखो n आपका चेंज हो जाएगा और z एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के साथ या एटम के साथ जो भी आप लोगे, हीलियम, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी आप लोगे उसके हिसाब से z भी चेंज हो जाएगा, तो कांस्टेंट इतनी ही है। ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हो कि A0 n² डिवाइड बाई z, ऐसा लिख सकती हूँ ना मैं। ये h² 4π² me², ये मेरा पूरा क्या है, A0 है।
तो ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये कांस्टेंट है मेरा, एन स्क्वायर बचा और जेड बचा, तो इस टाइप में लिख सकती हूँ। जहाँ पे आपको देखना है ए नॉट की जो वैल्यू है, ए नॉट की जो वैल्यू है वो आपको दे के रखी है 52.9 पिकोमीटर, ये आपको दे के रखा होता है, ठीक है। तो जब भी ये वैल्यू दी है हमारे पास, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना आर एन, अब हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट आर एन कर सकते हैं फ्रॉम दिस गिवन वैल्यू, ओके। तो हम आर एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर एन इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, मतलब कि यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू आपने लिख दी इंटू एन स्क्वायर और जेड, वो तो एज इट इज था, ठीक है। अब वैसे ही मुझे है ना R3, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब मुझे रेडियस थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, तो R3 मैं लिख दूंगी किसका, हीलियम का निकालना है, सपोज करो हीलियम का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, इसी पे से एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, हीलियम का निकालना है तो 52.9 तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, ओके, इनटू हीलियम में क्या होता है पता है, यहाँ पे आपने देखा होगा ना, हीलियम में क्या होता है, एन जो होता है वो आपके पास यहाँ पे 9 आता है, ठीक है, 3 3 9 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है ना, ओके, तो उसका हमें स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 238.05 पिकोमीटर, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हो, अगर आपको इस ए नॉट की, अब ये जो वैल्यू है ना उसको आपको 0.52 लेना है तो आप एंगस्ट्रॉम में ले सकते हो इस स्टेप में, ठीक है, 0.052 नैनोमीटर में ले सकते हो, तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे ये तो ये आपको ध्यान रखना है अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। थर्ड जो आता है ना, उसने बताया था वेलोसिटी, क्या बोला था उसने, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए उसने फॉर्मूला दिया था वही mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 इंटीग्रल मल्टीपल वाला है ना, क्वांटाइजेशन फॉर्मूला। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, दैट इज v इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2πm r, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। जब भी आपको वेलोसिटी बोले इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की, तो कितने रिवॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, तो देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अब कितने रिवॉल्यूशन करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है ना रिवॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्यूशन करना मतलब उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, तो रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, सर्कमफरेंस ऑफ ऑर्बिट, ओके। तो वेलोसिटी हो जाएगी और उसका क्या हो जाएगा, सर्कमफरेंस हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है v, ठीक, और सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट सर्कल का क्या होता है 2πr, तो v डिवाइड बाई 2πr जो होगा वो उसका क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका क्या था, थर्ड उसने रिवॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि आप कैसे उसकी रिवॉल्यूशन निकाल सकते हो। फोर्थ जो उसने बात किया था ना, वो उसने थोड़ा बहुत बात किया था उसने स्पेक्ट्रम के बारे में, तो आप लोगों को पता ही है ना स्पेक्ट्रम क्या होता है हाइड्रोजन का, तो उसमें आपने फोर्थ जो पॉइंट था उसमें उसने बोला था कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में उसने बात किया था कि 1/λ, इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा रेडबर्ग वाला, 1/λ म्यू वेव नंबर 109677, 1/n1² माइनस 1/n2², यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे उसने चेंज इन एनर्जी तो पहले ही बता दिया था E2 माइनस E1, ठीक है, ये बताया था। अब ये आपको ध्यान रखना है, स्पेक्ट्रम जब आप निकालो हाइड्रोजन के लिए तो ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है। अब फिफ्थ उसने बात की थी आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी की। एक्चुअल में ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, थोड़ी ऐसी एनर्जी, तो ये अमाउंट ऐसी एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, आइसोलेटेड गैशियस सब्सटेंसेस फ्रॉम द मतलब आउटर मोस्ट शेल का मतलब यही होता है, जैसे मान लो कि ये मेरा न्यूक्लियस है
ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं ना। तो जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होता है ना, उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो उसमें से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। ऑब्वियसली इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इजीली बाहर भी निकल जाता है, क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होता है, इस वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अगर न्यूक्लियस के पास होता ना तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता, बट यहाँ पे तो क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इजीली फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो निकल सकता है। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे है माइनस EN, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन होगा तो जीरो एनर्जी करेगा, ठीक है, माइनस EN दैट मीन जीरो प्लस EN, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो गई वो आपकी हो गई EN। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है उसमें ऐसा बोला है आप लोगों को कि इनफाइनाइट पे तो हमारे पास जीरो है, ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे EN क्या है, माइनस कैरी कर जाएगा। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है ना अलग अलग ऑर्बिट में, तो वो इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन आ जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दी nth लेवल। nth लेवल पे कौन सी वैल्यू होगी वो इसमें बताया है, ओके। फिर उसके बाद अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है, तो कैसे निकालूंगी, E इन्फिनिटी माइनस E1 ऐसा कर दूंगी, ठीक है ना, ऐसा आप ऑर्बिट वाइज चेंज करोगे। तो E इन्फिनिटी तो हो गया माइनस 1312 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ये पता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, 1312 डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 प्लस 1312 n इज इक्वल टू व्हाट, 1 आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो 1312 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये हमने देख ली आयोनाइजेशन एनर्जी की बात देख ली। उसके बाद आएगा यहाँ पे कि लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, क्या आएगा, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल्स। तो बोर मॉडल ने क्या क्या लिमिटेशंस दिया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन उसने दिया था ना वो बताया था उसने कि इट कुड नॉट अकाउंट, मतलब उसने अकाउंट या एक्सप्लेन कह सकते हैं, इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइनल डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी उसने पता है उसने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम किसके बारे में बताया था, हाइड्रोजन के बारे में। पता है उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया था। तो इट कुड नॉट अकाउंट फॉर दी फाइनर डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम, अलग अलग मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाया था उसने, सिर्फ और सिर्फ डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। सेकेंड जो आता है जिसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यानी सेकेंड उसने क्या बोला था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द जीमन इफेक्ट, उसने जीमन इफेक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया था। अब ये जीमन इफेक्ट क्या होता है, जीमन इफेक्ट क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आता है। जीमन इफेक्ट का मतलब ये है, इट इज द स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन एटम ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन एटम रखने की वजह से क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर हम हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट करके रखते हैं तो फर्दर स्प्लिटिंग उनकी हो जाती है। आ रहा है समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज द स्प्लिटिंग, इसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, इसमें स्प्लिटिंग, इट इज द स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन एटम ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग कहला जाती है। अब इसके बाद ये हमने जीमन इफेक्ट पढ़ा, तो ये सेकंड इसका लिमिटेशन थी। थर्ड लिमिटेशन जो आती है वो आती है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टार्क इफेक्ट, उसने स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया था, स्टार्क इफेक्ट भी वो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया था। क्यों, अब ये स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने देखा था हाइड्रोजन का मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होता है कि स्प्लिटिंग उनकी हो जाती है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होगी। आ रहा है समझ में, तो इसमें लिखोगे आप लोग कि इट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक field, it is the effect of electric field on the spectrum, so इस वजह से क्या होती है, स्प्लिटिंग पॉसिबल हो पाएगा, ठीक। तो ये आपने देखा स्टार्क इफेक्ट, उसके बारे में भी वो नहीं बता पाया था, पर आपको आई होप आपको पता चल गया होगा स्टार्क इफेक्ट क्या है। उसके बाद फोर्थ मॉडल जो है वो बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, फोर्थ जो है ना उसमें क्या बोला था उसने कि बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स, डायरेक्शनल characteristics of bonded atoms।
मतलब कि वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्डेड एटम की नहीं बता पाया था। अब ऐसा क्यों, ये हम जो है ना चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इन डिटेल पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, तब आपको क्लियर होगा कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। मैं अभी आपको समझाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि बॉन्डिंग यानी डायरेक्शन होती है बॉन्डिंग की, तो वो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन यानी अलग अलग होती है रेजेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस रे में क्या डायरेक्शन होगी वो बताऊंगी। बॉन्डेड एटम किस टाइप से बॉन्ड होते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेके, वो आपको बताऊंगी। अब उसके बाद सेकंड, इसके बाद जो बी वाला पोर्शन था है ना, उसमें उसने बोला था, यही फोर्थ में आएगा, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया था। अब इसमें पता है कौन सा आता था, मैंने आपको 2 थियरी बता थी, एक डी ब्रोगली और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 2 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसने ड्यूल नेचर में इंटरेस्ट लिया था। पहला कौन सा था, डी ब्रोगली, और दूसरा जो था वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन इस चैप्टर में आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ड्यूल नेचर में बोर मॉडल ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हम रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। कैलकुलेट द एनर्जी, हमें एनर्जी निकालनी है एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, ठीक है। इससे रिलेटेड है, तो आर क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा है तो आर क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा फॉर्मूला लगाता है, तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पता है कि -13.6 n मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट है मतलब 1 हो जाएगा। हीलियम के बारे में बात करिए तो मतलब 2 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर यहाँ लेते हैं बेटा, हीलियम में क्या होता है 2 एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे ऊपर में 4 आता है ना, उसका डबल मास नंबर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू व्हाट, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए मैं क्या करूँगी, 52.9 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, यही फॉर्मूला लगा दूंगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 52.9 इंटू एन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछा है ना हीलियम का, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। z मतलब क्या होगा 2, एटॉमिक नंबर क्या होता है हीलियम का 2, तो ये आप करोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका 26.45 पिकोमीटर। ओके, तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि बोर मॉडल यहाँ पे पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैंने आपको रेडियस निकालना सिखाया, स्टार इफेक्ट बताया, जीमन इफेक्ट बताया। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स भी कैरी करेगा। ओके, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।